अपनी सिक्योरिटी की गुफ्तगू भी करते हैं, तो पाकिस्तान को ये इशू उठाना चाहिए कि जितनी दहशतगर्दी इस वक्त बलूचिस्तान के थ्रू हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया कर रही है, इसको रोकने की और इस पे आवाज उठाने की भरपूर तरीके से बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि डिस्टेबलाइज अगर किसी कंट्री को करना हो तो वहां पे टेररिज्म को बढ़ा दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये नुकसान हो रही है, लेकिन उसके पीछे भी सबको मालूम है इंडिया की बैकिंग होती है, पैसा तो उसी का इस्तेमाल होता है इसके पीछे, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये मसला भी हल हो जाएगा। यानी ये जो एक 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 अच्छा, आप समझ लीजिए, बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, वो ठीक हो जाएगा। तो इस मसले में, वरना पाकिस्तान के अंदर कोई इनबिल्ट तो कोई ख़राबी नहीं है। जो पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर है जितना ग्रो करने का, वो तो बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमें एसईओ में इसको पाकिस्तान को हाईलाइट करना चाहिए कि जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान में दोस्तों आए दिन आपने देखा होगा बगावत के सुर अब तेज़ होते हुए जा रहे हैं। पहले तो बलूचिस्तान तक कहानी सीमित थी, अब दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा में भी वहाँ के सीएम ने ऐलान कर दिया है कि हम अफगान तालिबान के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में बिल्कुल एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है और वही आपने देखा होगा पाकिस्तान की इकनॉमी बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। पाकिस्तानी आर्मी के जर्नल और पाकिस्तान के नेता आज भी लोगों को किसी ना किसी तरह निचोड़ने पर लगे हुए हैं और 25वीं बार IMF का प्लान लेने जा रहे हैं। उसके बाद फिर से पाकिस्तानियों का खून चूसा जाएगा। आज भी पाकिस्तान में लोग महंगाई से बिलबिला रहे हैं। लोग पाकिस्तान से भागने वालों की संख्या आए दिन बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन देखिए किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया आए दिन भारत का नाम लेकर रोना रो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहा है कि जो SCO की मीटिंग होने जा रही है उसमें हम भारत के साथ बातचीत करें और भारत और अफगानिस्तान को ट्रेड का रास्ता दे देंगे तो भी हमारा कुछ ना कुछ भला हो जाएगा और कुछ ना कुछ हमें डॉलर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, एक तरफ जहां भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, वहीं देखिए किस तरह से दूसरी तरफ भारत से उम्मीदें भी लगा रहा है। चलिए हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ज़्यादा ही एक इकोनॉमिक रिवाइवल या इकोनॉमिक रेवोल्यूशनरी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट देगा, ये कहना गलत नहीं होगा। क्या समझते हैं? देखिए, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन तो नहीं मैं कह सकता, मगर ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जैसे कहते हैं कि अच्छे मुस्बत किस्म के आपको नताज मिलना शुरू हो रहे सर, हैं। रेवोल्यूशन भी इंटरेस्ट कह रेट दें, खुशी हो जाएगी थोड़ी। रेवोल्यूशन में तो वो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही, लेकिन रेवोल्यूशन ये जरूर हो सकता है कि जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ, IMF हो जाए, और SCO के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जिसके बाद एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बहुत आगे की तरफ चला जाए। तो सर्टेनली एवरीथिंग इज ऑन द कार्ड्स, बट आई थिंक सबसे ज्यादा खुशहाल बात यह है कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, 2% से कम हुआ। गुंजाइश समझी जा सकती है कि इसमें अभी बहुत ज्यादा की थी, लेकिन स्टेट बैंक का जो भी स्टांस है उससे मैं इसलिए एग्री करता हूं क्योंकि हमें एक गलती को दोबारा दोहराना नहीं है। वो गलती ये है कि आपको इन्फ्लेशन को अंडर चेक रखना है, और साथ साथ आपने जितनी भी इंपोर्ट्स के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस उठाई थी उनको भी अंडर चेक इसलिए रखना है कि पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम रहा है कि जब भी इंटरेस्ट रेट डाउन होते हैं आपकी इंपोर्ट्स इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि जिसको जी। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स और रेमिटेंसेस मैच नहीं कर पाती हैं और दोबारा आप इसी सर्कल में वापस जाते हैं। और ये कोई ऐसा कदम नहीं है। सेंट्रल बैंक इंडिया का भी अपनी पॉलिसी को इसी तरीके से चलाता था कि अपनी इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करता था वहां तक कि जहां तक एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के साथ लेकिन वो मैच कामरान करता साहब, था। बड़ा मुश्किल हो गया था बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये समझना कि इतना ज़्यादा ये इन्फ्लेशन कम हो चुकी है, अग्रेसिवली कम करना चाहिए, जबकि अग्रेसिवली बढ़ाया भी गया था। जी, बात सही है आपकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें ना, पाकिस्तान एक तो IMF में है। IMF में होने की वजह से बहुत सारे इकदाम गवर्नमेंट ले नहीं पाती है। इसमें गवर्नमेंट को कम से कम कसूरवार ठहराना इसलिए चाहिए क्योंकि अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उन पे अमल शायद उस तरीके से करना वहां पे पॉलिसी लेवल पे मुमकिन नहीं होता कि उसको उस रफ्तार से मैच किया जाए। और आपको एक इदारे को भी लेके चलना पड़ता है। जब तक पाकिस्तान IMF के इस चुंगल से नहीं निकलेगा, जिसमें सबसे जरूरी यह है कि पाकिस्तान में फिस्कल डिसिप्लिन आए, तो मैं तो ख्वाहिश ये करता हूं कि मैं गवर्नमेंट के वो इकदाम देखूं कि जहां पे अपने खर्चे गिराए जाएं या अपने टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। ये दो जी। तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप फिस्कल साइड को अपना मैच कर सकते हैं। तो दैट इज एन इम्पोर्टेंट एरिया। जहां आपने शुरू में SCO की बात की, मेरा ये ख्याल है कि इख्तियार साहब ने उसको ब्रीफली तो टच अपॉन कर लिया। देखें, इकोनॉमिकली बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी आने के लिए एक चीज का होना बहुत जरूरी है, दैट इज कि टेररिज्म को कंट्रोल किया जाए। SCO वो प्लेटफॉर्म है जहां पॉलिटिकल बात भी होती है, इकोनॉमिक एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी होते हैं और इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटीज भी आती हैं।
और वहां पे आप अपनी सिक्योरिटी की गुफ्तगू भी करते हैं। सो पाकिस्तान को ये इशू उठाना चाहिए कि जितनी दहशतगर्दी इस वक्त बलूचिस्तान के थ्रू हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया कर रही है, इसको रोकने की और इस पे आवाज उठाने की भरपूर तरीके से बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि डिस्टेबलाइज अगर किसी कंट्री को करना हो तो वहां पे टेररिज्म को बढ़ा दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक मुअस्सर फोरम होगा जहां पे ये गुफ्तगू की जाए, अलॉन्ग साइड सर्टनली पाकिस्तान इकोनॉमिकली। ऑब्वियसली पाकिस्तान की अगर आप जोग्राफिकल सिचुएशन देखें या पोटेंशियल कंट्री का देखें, वो इतना वसी है कि एनी स्टेप टेकन इन द राइट डायरेक्शन उसके आपको बहुत ही जबरदस्त नतायज जो है वो मिलते हैं। सो ये वाली चीज मेरा ख्याल है कि एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस भी हो और पाकिस्तान ट्रेड कंसेशंस के साथ साथ किस तरीके से बाहमी ट्रेड को इंक्रीज किया जा सकता है। राइट। क्योंकि अगर आप भी देखेंगे एससीओ में जो मेंबर नेशंस हैं ये 30% ऑफ जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, और तकरीबन दुनिया की 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन और 80% जोग्राफिकल एरिया कवरेज है यूरोप और एशिया की। सो इट्स अ मच बिगर प्लेटफॉर्म, जो कि जिन लोगों को नहीं समझ उनको बताने के लिए ये नंबर्स मैंने दिए ताकि एक अंदाजा कर सकें कि दिस इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, इट प्रेजेंट्स ह्यूज अपॉर्चुनिटीज और कैपिटलाइज करने की इसको जरूरत है। आई एम श्योर कि हमारी जितनी भी कॉमर्स मिनिस्ट्री और जितनी भी ट्रेड बॉडीज और ये सब जा रहे हैं, इन्होंने इस एजेंडा पे प्री हैंड वर्किंग की होगी और उस वर्किंग का नतीजा हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। वेल डिटेल और काफ़ी आपने क्विकली चीज़ों को बहुत मैनेज किया, सही से कमेंट किया। मैं हुमायूं साहब से पूछना चाहिए साहब कि एक तरफ हमारे पास ये ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आज हम म्यूचुअली डिस्कशन करने जा रहे हैं बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ख़ासकर जैसे कि इख्तियार साहब ने और कामरान साहब ने एम्फसाइज किया कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने जो रीजन है उसके अंदर एक डेवलपमेंट, एक वाया हम कह सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये बिजनेसेस कैप्चर कर सकते हैं जो पाकिस्तान के लिए नीड ऑफ द आवर भी है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक डेट ट्रैप में, अगर हम लोन लेने जाते हैं तो हमें उसे रीपे करना होता है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम बिजनेसेस लें ताकि एक अच्छे से फ्लरिश करें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सही बात की। मेरा साहब ने जो बताया कि एससीओ का, वो बड़ा अच्छा डिटेल बताया उन्होंने। अब यहाँ मसला कुछ जो पैदा हो रहा है हमारे इसमें कोई शक नहीं कि रीजनल ट्रेड जो है उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो मसला पैदा हो रहा है वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस का पैदा हो रहा है। अब पॉलिटिकल डिफरेंसेस ये है कि हमारे दोनों बॉर्डर्स के ऊपर, अफ़गानिस्तान बॉर्डर हमारा जो एससीओ के साथ जो लिंक है, रशिया के साथ जो हमारा लिंक है, या जो हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ जो लिंक है वो थ्रू अफ़गानिस्तान है। इस तरफ जो इंडिया जो है, इंडिया ख़ुद भी एससीओ का मेंबर है और वो बहुत बड़ी इकानमी है, दुनिया की इस वक्त तकरीबन तीसरे नंबर की इकानमी बन चुका है वो। अब मसला ये है, हम एक अफ़गानिस्तान और ये पाकिस्तान जो है एक किस्म का सैंडविच बन चुका है इन चीज़ों के अंदर। अब हमारी जो ट्रेड है या जो वो लिंक्स बनते हैं वो अफ़गानिस्तान और इस तरीके से होंगे। हमारे जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हमारे अफ़गानिस्तान में चल रहे हैं जो इस वक्त, और जो हमारे इंडिया के साथ चल रहे हैं, उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है जो इकनॉमिक रिवाइवल का। तो जो मैं ये एक मसला अगर हल हो जाता है, और एससीओ का प्लेटफार्म, मैं इसलिए एससीओ के प्लेटफार्म को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि रीजनल कंट्रीज़ हैं, उसमें रशिया भी है, उसमें चाइना भी है, और ये बहुत बड़े कंट्रीज़ हैं। और इंडिया जो है उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो इस तरह का कोई उसका पास लिंक हो, सेंट्रल एशिया जाने का, रशिया जाने का लिंक, और वो पाकिस्तान के थ्रू निकलता है। इसके अलावा उसके पास कोई और लिंक नहीं मौजूद है। इवन यूरोप जाने का भी जो लिंक है वो पाकिस्तान के ज़रिए उसका है, लैंड रूट। तो अब मसला कहने का ये है कि अगर इस चीज़ को हम वहाँ पर एम्फेसाइज कर सकें कि ये जो अगर कल हमारे जो डिफरेंसेस है, कश्मीर का एक इशू है हमारा, बेसिकली इशू है, अगर ये इशू को वहाँ पर कोई एससीओ अपने तौर के ऊपर इसको एक बैकडोर चैनल से कर ले, वो किस तरीके से करके कोई इस मसले का कोई एक ऐसा वायबल सोल्यूशन निकला है जिससे पाकिस्तान का ये क्योंकि अदरवाइज जो सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमने देख लिया, असेंबलीज में भी देख लिया, ओआईसी के फोरम पे भी देख लिया, तो ये मसला हल होने का नहीं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो है, ये मसला, इसमें ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि ये इस मसाइल को, अगर वो ये पॉलिटिकल हमारे मसले हल हो जाते हैं तो इसका फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, इसका फ़ायदा पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया को होगा, क्योंकि उसके पास एक लैंड रूट मिल जाएगा उसको, पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया से और रशिया तक जाते हुए उसको जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। यूरोप का रूट उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लैंड रूट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मसले जो हैं अगर हल हो जाते हैं तो फिर ये एससीओ की हमें इसकी जो सही जो इसकी वो अफादियत है वो हमें मिल सकेगी। और डेफिनेटली अगर
सिर्फ ट्रेड ही नहीं होगी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी आएगी। और फिर इसी तरीके से ये अफगानिस्तान का भी जो, क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया के मामला सेटल हो जाते हैं तो पाकिस्तान में जो भी नाज़ साहब ने भी बात की, टेररिज्म की जो बात की, वो टेररिज्म थ्रू अफगानिस्तान हो रही है, लेकिन उसके पीछे भी सबको मालूम है इंडिया की बैकिंग होती है, पैसा तो उसी का इस्तेमाल होता है इसके पीछे, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये मसला भी हल हो जाएगा। यानी ये जो एक अच्छा, आप समझ लीजिए, कोई बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, वो ठीक हो जाएगा। तो इस मसले में, वरना पाकिस्तान के अंदर कोई इनबिल्ट तो कोई ख़राबी नहीं है। जो पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर है जितना ग्रो करने का, वो तो बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमें एससीओ में इसको पाकिस्तान को हाईलाइट करना चाहिए कि ये पॉलिटिकल डिफरेंस, इसी क्योंकि सार्क की बात की कि सार्क भी इसलिए नाकाम हुआ कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे। अगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस ना होते, सार्क भी बहुत बड़ा फोरम बन सकता था, रीजनल है, सबसे अच्छा है। देखें ना, एक ट्रेडिशनल, ये तो सारे तकरीबन सार्क के कंट्री तो वो थे जो किसी ज़माने में एक कंट्री रहे थे, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता था इनमें। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से जज्बे वाली कौम जो एटम बम को लेकर घूम रही थी, आज किस तरह कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम रही है। और यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद भी कह चुके हैं कि मैं दुनिया में अगर कहीं भी जाता हूं तो हर कोई सोचता है कि यह मांगने के लिए आया, इसने कटोरा छिपा कर रखा हुआ है। तो दोस्तों आज पाकिस्तानियों के हालात बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा होगा किस तरह से आज भी इनकी दोस्तों मैं नहीं जा रही है, और जिस तरह दुनिया भर में बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं, भिखारियों की तरह घूम रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में दोस्तों तरह तरह के आपको गुट देखने को मिलेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान छोटे छोटे कबीलों में बंट जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की इकनॉमी कब तक इसी तरह चलती रहेगी, कब तक पाकिस्तान पूरी तरह से डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।